स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, जो उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो 30 नंबर आपके यहाँ से उम्मीद करते हैं कन्फर्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराऊंगा। 2 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप जो भी स्लाइड में देता हूं उनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और एक बार खुद से भी पढ़ना। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बता देते हैं अलाउद्दीन की बाजार नीति क्या है। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिख देना है अलाउद्दीन की बाजार नीति का। तो ऐसा क्या काम कर रहे थे कि अलाउद्दीन को बाजार नीति लागू करनी पड़ गई। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार कर रहे थे, किसके लिए? संपूर्ण भारत को विजय करने के लिए। उनका सपना था, और जो भी वहाँ पे जो मंगोल के आक्रमण होते रहते थे उनसे बचने के लिए। तो वो एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार कर रहे थे। वो सैलरी बेसिस पे तो उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे थे सैनिकों को। तो उसने क्या काम किया, कुछ मार्केट में नए नए अपने नियम लागू किए। तो उसमें पहला नियम था उनका, देख लेते हैं, वस्तुओं के मूल्य को निश्चित किया। सबसे पहला काम किया उसने, वस्तुओं के मूल्य को निश्चित कर दिया। तो वहाँ पे जो भी सैनिक की जो बेसिक कमोडिटीज़ थी, जैसे सब्जी, मांस, मछली, सुई, धागा, इन सभी के मूल्य को उसने फिक्स कर दिया। अब कितना फिक्स करना है वो राजा ने डिसाइड किया, सुल्तान ने डिसाइड किया। तो उसके बाद जैसे गेहूँ, चावल, दाल, जो भी सैनिकों की ज़रूरत थी, उस तरीके से उसने उनके प्राइस को फिक्स कर दिया। अब जो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में बेसिक कमोडिटीज़ के प्राइस को फिक्स किया, सेकंड स्टेप में वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कदम उठाया कि वह वस्तुएं लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार भी मिल सके। इस तरीके से उन्होंने सरकारी व्यापारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसानों से अनाज नहीं खरीद सकता, मतलब किसान से अतिरिक्त अनाज सरकारी व्यापारी खरीद पाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है, मूल्य पर राशन पद्धति से बाज़ारों में बिकवाया जाता था। तो जिस तरीके से अब गवर्नमेंट राशन कार्ड प्रोवाइड कराती है, उसी तरीके से उन्होंने राशन पद्धति पर काम किया था ताकि करप्शन को रोका जाए। थर्ड स्टेप उन्होंने लिया, वितरण की व्यवस्था। अब उन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी भी करा दी, तो मार्केट में अवेलेबल भी हो गया। उसके बाद वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, वितरण की व्यवस्था। उन्होंने क्या काम किया, सभी व्यापारी को जो बाज़ार से सामान लाते थे अपने नाम रजिस्टर में लिखवाने पड़ते थे। बेचने वाले को उसकी मात्रा में वस्तुएं दी जाती थी, जितनी वस्तुएं का परमिट मिलता था उतनी वस्तुएं दी जाती थी उसको। इसमें फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े ही ईमानदार एवं योग्य पदाधिकारी को नियुक्त किया था। उसमें उन्होंने जो मार्केट का सर्वोच्च अधिकारी बनाया, उसका उन्होंने टाइटल का नाम दिया दीवान रियासत, जो कि अपनी रिपोर्ट किसको भेजता था? सुल्तान को भेजता था। उसके अंडर में 2 और अधिकारी काम करते थे। पहला था शाहनाया मंडी, जो कि एक इंस्पेक्टर के रूप में काम करता था। दूसरा था बरीद, जो बाजार का निरीक्षण करता था और निर्धारित मूल्य को भी लागू करता था। उसके बाद सुल्तान जो थे वो कभी कभी जो बालक होते थे, बच्चे होते थे, उनको भी भेष बदल कर मार्केट में भेज देते थे और चेक करते थे कि कहीं जो दीवान रियासत है वो मेरे को गलत रिपोर्ट तो नहीं भेज रहा। तो समझ सकते हैं आप कितने सतर्कता से वो काम कर रहे थे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको बताना है, कठोर दंड की व्यवस्था। जो सुल्तान थे उन्होंने बाजार नीति को सफल बनाने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे तो वो आम जनता को ठगते थे। इस तरीके से उन्होंने नीति को सफल बनाने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की। यही आपको 5th पॉइंट में बता देना है। उसके बाद देखते हैं इसमें बाजार नियंत्रण का परिणाम। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन जो व्यापारी लोग थे जो अंधाधुंध कमाई करते थे, गरीब जनता का हक मारते थे, वो परेशान हो जाएंगे। वही आपको इसमें बता देना है। अब इसमें आपको लिखना है अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार, जिसमें सबसे पहले आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा व्यय की पूर्ति हेतु राजकोष में अधिक धन का एकत्रित करना आवश्यक समझा, जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप उठाए। पहला स्टेप था उनका संपत्ति को जब्त करना। तो जो भी संपत्ति अमीर जागीरदारों, हिंदू जमींदारों को दान में दी गई थी, सबसे पहले उन्होंने वो संपत्ति को जब्त कर लिया, जिससे जो उन संपत्ति जो थी उससे लगान नहीं मिलता था, जो टैक्स नहीं मिलता था।
वो टैक्स जो राजकोष को हानि पहुंचा रहा था वो टैक्स उन्हें मिलना शुरू हो गया, तो राजकोष में धन का वृद्धि भी शुरू हो गई। इसमें आपको सेकंड स्टेप लिखना है करों में वृद्धि, जिसमें आपको बताना है सुल्तान ने कर वसूल करने वालों को आज्ञा दी कि वे अधिक सजगता से कर वसूल करें, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ राजकोष धन से भर गया। उन्होंने हिंदुओं पर भी कुछ टैक्सेस लगाए, जैसे थे जजिया, खस्म, जगात। इस तरीके से उन्होंने नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जो कि स्पेशली हिंदुओं को टारगेट करने के लिए लगाए गए थे और जिससे हिंदुओं की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी उस टाइम पर। थर्ड में आपको लिखना है कर अधिकारियों पर नियंत्रण। उन्होंने मार्केट में एक प्रमुख अधिकारी को नियुक्त किया जिसका टाइटल था दीवान मुस्तकराज, वो कहलाता था, जिसके अंडर में कुछ और अधिकारी काम करते थे जैसे खूत, मुकद्दम, चौधरी, कारकुन, आमिल। इस तरीके से वो कर्मचारी कर वसूल किया करते थे उस टाइम पर। फिर इसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और लिखना है अलाउद्दीन की कठोर आर्थिक व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके द्वारा लगाए गए भारी करों से किसान और निर्धन वर्ग की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। स्पेशली उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था, यही आपको लास्ट लाइन में आपको लिख देना है। जिसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं क्या थी? असफलताएं के कारण बताइए। तो चलिए बता देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं। सबसे पहले उसकी योजना थी, उसने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। दोआब रीजन वो होता है जो दो नहरों के बीच का रीजन होता है। इस रीजन को इधर भी नदी इधर भी नदी, इसके बीच के रीजन को दोआब रीजन बोला जाता है। उसने क्या काम किया था, इस रीजन में 10 से 20 गुना तक टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे वहाँ की जनताओं को काफ़ी परेशानी हुई। इस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट में दोआब में कर वृद्धि का रीजन बता सकते हैं। वहाँ की जनता बहुत ही हाहाकार मच गई थी। वो किस वजह से हुआ था, वहाँ पर हर साल बारिश होती थी, उस साल वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई, तो इस वजह से वहाँ पर फसल तो हुई नहीं और टैक्सेस वहाँ पे ऑलरेडी 10 से 20 गुना बढ़ा दिया गया था, तो इससे वहाँ पे जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद आपको इसमें बता देना है कि जब वहाँ के लोग हाहाकार करने उठे तब सुल्तान को होश आया और फिर उसने वहाँ पे जो टैक्स वसूल था वो बंद भी करवा दिया और साथ में जो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उसने तालाब वगैरह भी खुदवाए वहाँ पर, ताकि किसानों की स्थिति बेहतर हो पाए। इसने जो दूसरा काम किया वो किया राजधानी परिवर्तन। वो किया 1326 से 1327 ईस्वी, ये सन आपको याद कर लेना है। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट कर देवगिरी, जो कि साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में पड़ता है, दौलताबाद, उसका नाम इन्होंने दोबारा से रखा, देवगिरी का नाम ही दौलताबाद रखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली से उसकी डिस्टेंस थी 700 मील। 700 मील तक उसने दिल्ली से दौलताबाद तक नई सड़कें बनवाई, जिसमें जो राजकोष का धन था उसकी काफ़ी हानि हुई। उसके बाद छाया के लिए उसने पेड़ मतलब रास्ते में वृक्ष भी लगवाए ताकि मुसाफिरों को छाया भी मिले। उसके बाद उनके ठहरने की व्यवस्था भी उसने दौलताबाद में की। फिर उसके बाद इसने उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। उसके बाद हर 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसने मुसाफिरों को ठहरने की व्यवस्था भी की, जिसमें राजकोष का काफ़ी धन व्यय हुआ। किससे बचने के लिए उसने ये काम किया? मंगोल के आक्रमण से, जो कि हुआ नहीं, लेकिन मंगोल का आक्रमण फिर भी चलता रहा। लेकिन इसकी दूसरी योजना भी असफल रहती है। फिर इसको दोबारा से देवगिरी से दोबारा से दिल्ली आना पड़ता है और अपनी राजधानी पुनः दोबारा से रीइस्टैब्लिश करनी पड़ती है दिल्ली में। पहले इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया 1326 में, फिर 1327 में फिर वापस आ गया। तो इस तरीके से ना तो राजधानी परिवर्तन हुई और राजकोष का धन इन्हीं चीज़ों में व्यय हो गया। ये सब चीज़ें आपको इसके दूसरे कारनामे में बता देनी है। आपको इसका तीसरा काम बताना है, तांबे के सिक्के का प्रचलन, जो कि इसने किया 1330 में। अब देखिए 1326, 1327, फिर 1330, तो याद कर सकते हैं 3 साल बाद इसने फिर तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। किस लिए किया? लोग चांदी सोने के सिक्के के स्थान पर उसके द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के से दैनिक जीवन प्रयोग करें। उसका ये मानना था कि जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो तो राजकोष में रख ले और चांदी के सिक्के से प्रचलन हो ताकि राजकोष में वृद्धि कर पाए। इस वजह से इसने तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना भी असफल हो गई। किसकी वजह से? इसने तांबे के सिक्के पर जो शाही मोहर होती थी, मतलब जो
राजा द्वारा मोहर लगाई जाती थी सिक्के पे, मोहर लगाना तो ये भूल ही गए, और तांबे के सिक्के का इन्होंने प्रचलन कर दिया। उस प्रकार जो आभूषण बनाने वाले थे वो गहनों की जगह सिक्के ही बनाने शुरू कर दिए, और मार्केट में बहुत सारे सिक्के ही सिक्के हो गए, और इस तरीके से सारे जो व्यापार थे वो ठप पड़ गए। उसके बाद उसने इस आर्थिक विकृति को दूर करने के लिए पुनः यह आदेश जारी किया कि लोग तांबे के सिक्के के बदले राजकोष से सोने चांदी के सिक्के ले जाए। इस प्रकार सिक्कों के प्रचलन से राज्य को आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। काफ़ी लॉस हुआ इस डिसीजन से भी, मोहम्मद बिन तुगलक के तीसरे डिसीजन से भी। तो आप ये भी तीसरे डिसीजन बता सकते हैं। इसका 3 रीजन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। उसके बाद आपको चौथा बता देना है विजय योजना। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अतः सैनिकों को उसने 1 साल पहले ही वेतन दे दिया, मतलब 1 साल का वेतन उसने एडवांस में ही दे दिया, और 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना संगठित कर खुरासान, फारस तथा चीन पर आक्रमण करने की योजना बना दी उसने। मतलब 1 साल पहले ही सैनिकों को वेतन दे दिया एडवांस में, और 3,70,000 की बहुत ही बड़ी सेना, विशाल सेना उसने तैयार की। किस पर? चीन पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसकी ये योजना भी असफल हो जाती है। हिमालय पर्वत की श्रेणियों को पार कर चीन पर आक्रमण करना सरल नहीं है, बाद में वो ये सोचता है। उसकी इस योजना के फलस्वरूप भी धन की अत्यधिक हानि हुई। चौथी योजना भी उसकी सफल नहीं हुई, और इसमें भी राजकोष से धन की हानि हुई। उसके बाद आपको इसकी 4 योजनाएं लिखनी है। उसके बाद आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के कारण। पहला कारण बता देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक परिस्थिति का शिकार हुआ, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं विपरीत परिस्थितियों के कारण ही विफल हो गई थी। दूसरा बताना है, मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य काफ़ी विशाल हो गया था, जिस पर नियंत्रण रख पाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। तीसरा बता देना है, मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के कारण जनता में असंतोष, विद्रोह की भावना व्याप्त हो गई, और उसकी सैनिक शक्ति भी क्षीण हो गई। जब ऐसे डिसीजन लिए तो सारी जनता अगेंस्ट में आ गई। उसके बाद 4th पॉइंट बता दीजिए, मोहम्मद तुगलक ने अपनी अदूरदर्शी योजनाओं के कारण राजकोष को धन में रिक्त कर दिया, मतलब राजकोष खाली कर दिया। सीमांत प्रदेशों की असुरक्षा के कारण मंगोलों के आक्रमण पर भी मोहम्मद बिन तुगलक दुर्बलता के कारण बने थे, मतलब वो ना तो मंगोलों के आक्रमण को भी रोक पाए। एक और बता देना है, मोहम्मद तुगलक ने उलेमा वर्ग को असंतुष्ट करके अपने साम्राज्य में विद्रोह को बढ़ावा दिया। उलेमा भी उनसे असंतुष्ट थे। उसके बाद उनका मूल्यांकन कर देना है आपको। निसंदेह मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक सिद्ध हुआ, लेकिन यह सत्य है कि वह एक विलक्षण एवं तीव्र बुद्धि का स्वामी एवं प्रजावत्स सुल्तान था। तो थोड़ी तारीफ भी करनी है, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने सोचा, 4 डिसीजन लिए बड़े बड़े, लेकिन असफल हो गए। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। बर्नी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मतलब जनता भी उनसे कहीं ना कहीं दुखी थी उनके डिसीजन से। तो इस तरीके से आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट कराए हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, हेल्पफुल रही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।